दूसरों को उपदेश देते हैं, माया छोड़ो, माया छोड़ो, माया छोड़ो। भक्त बड़े विवल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, कहते हैं हाँ भगवान की आपकी कई बात समझ आ गई, अब हम सब छोड़ देंगे। पर समझ नहीं लगती, कहाँ छोड़े? कहते हमको दो ना, हमें दो। आप क्या करेंगे? किसी ने पूछा महाराज आप क्या करेंगे? कह रहे आश्रम बनाएंगे। एक आश्रम महाराष्ट्र में, एक गुजरात में, एक कर्नाटक में, एक दिल्ली में, फिर एक अमेरिका में, फिर एक कनाडा में, फिर सेंटर। इसको मैं कई बार बोलती हूँ फ्रेंचाइजीज। जैसा मिठाई का दुकान है ना, मिठाई का दुकान का फ्रेंचाइजी हो गया, कपड़े के दुकान का फ्रेंचाइजी हो गया, ऐसे आश्रमों का भी फ्रेंचाइजी हो जाता। एक हमारे पुराने मेरे जानने वाले स्वामी जी मुझे मिले, मुझे पूछते हैं, वो 25 वर्ष के बाद हम लोग मिले। अच्छा हालचाल पूछा, खाना वाना खाया, बैठे थे, फुर्सत थी, तो मुझे पूछते कितने आश्रम बना लिए? नहीं क्या क्या मतलब कितने बना लिए? एक ही है जहां आप बैठे हो अभी, गन्नौर, दैट्स इट। कर ले, इतने साल हो गए, तुम्हें इतनी दुनिया सुनती है, मैं होता ना तेरी जगह 50 आश्रम खड़े कर देता। मैंने कहा महाराज मैं हूं, आप हैं, आपकी सोच आपको मुबारक, मुझे तो ये ठीक नहीं लगा। ऐसे भी दुनिया में लाल किला एक ही है, नहीं ताजमहल एक ही है, हमारा राष्ट्रपति भवन देश का एक ही है, लोकसभा का जहाँ संसद बैठती है वो भी एक ही है, तो दो चार थोड़े होते हैं। ऐसे आश्रम हमको तो एक ही बहुत है, हमें दो चार नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं आपको ना भी समझ नहीं आई, मैं अच्छी बात है, हमें ना ही समझ आवे तो अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस एडवाइस बट थैंक यू, आई डोंट नीड इट। दूसरों को क्या कह रहे? मोह नहीं करना, लोभ नहीं करना। खुद किस में फंस गया? तो कबीर साहब तो जब ज्ञान की तलवार चलाते हैं ना तो सबकी गर्दन उड़ा देते हैं। तो आम जनता को तो वो कह ही रहे हैं, साथ ही साथ अब दूसरों का भी नंबर लग गया। अगला भी उनका क्या कहते हैं, आंधर आप आंधर 10 गोह ने जग में गुरु कहावे। खुद तो बोले अंधा है, इस अंधे को 10 चेले भी मिल जाएंगे, ओ गुरुजी महाराज गुरुजी महाराज गुरुजी महाराज करेंगे। जग में गुरु कहावे, मूल महल की खबर ना पावे, औरन को भरमावे। अपने अंदर कैसे परमात्मा है, कैसे अपने अंदर हम शक्ति को जागृत कर सकते हैं, ध्यान का आनंद पा सकते हैं, परमात्मा अनुभूति कर सकते हैं, ये मूल का ज्ञान खुद को है ही नहीं, और दूसरों को प्रवचन बहुत अच्छे अच्छे कर लेता है। कई लोगों को कबीर जी बड़े बुरे लगते हैं, तो इसीलिए बुरे लगते हैं, वो सच बोलते हैं। दुनिया को सच तो पसंद नहीं है। अच्छा दूसरों को थोड़ा कड़वा बोले चलेगा, पर जिनको हम विद्वत समाज कहते हैं, साधु समाज कहते हैं, उनके लिए कोई कठोर बोले तो किसी को पसंद नहीं आता है। पर कबीर साहब की खूबसूरती यही है, जब ज्ञान की तलवार उठावी तो उन्होंने जहां जहां अहंकार का, अज्ञान का, लोभ का सर देखा, उसी को काट दिया उन्होंने। कैसा होना चाहिए? बोले ऐसा होना चाहिए कि लागी आग जरे घर आपन, मूर्ख घूर बुझावे। कह रहे किसी के घर में आग लग गई तो वो मूर्ख आदमी पानी नहीं ला रहा, रेत नहीं ला रहा, आंखों से घूर घूर के सोचता है कि देख के मैं इसको बुझा दूंगा। ऐसे तो होता नहीं। पढ़ा गुना जो पंडित भूला, वाको को समझावे। जो ऐसे तो पंडित है, ज्ञानी है, लेकिन अगर वही पथभ्रष्ट हो गया तो उसको कौन समझाएगा? कौन समझाएगा उसको? साहब कहते हैं
कि आप अंतर के इस प्रेम के फल को खाना चाहते हैं, तो याद रहे वो प्रेम का फल वही खाएगा जो ज्ञान का अमल करेगा। ज्ञान का अमल करना आवश्यक है। तो आज कुछ छोटी छोटी बातें ज्ञान के सूत्र की मैं आपको कहने जा रही हूँ, और मैं ये आशा करती हूँ, और ये मैं बहुत हृदय से आशा करती हूँ कि आप इनमें से किन्हीं एक सूत्रों को तो जीवन में ले आएंगे। नहीं तो देखिए, कबीर साहब तो मूर्ख बोल दिए, मैं नहीं कह रही, मेरे से लड़ाई नहीं करना, मेरे से नाराजगी नहीं करना। साहब बोले, अमल नहीं करे तो मूर्ख। पर मुझे मालूम है आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, आप तो बड़े समझदार हैं। तो समझदार को इशारा काफी, कुछ इशारे आज मैं देती हूं। पहली बात, रात्रि को कोशिश करें कि 10 बजे तक सो जाए। एक ने कहा जी हम तो घर ही पहुंचते हैं 10 बजे, तो भोजन कब खाएं? और ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे करें? चलिए आधा घंटा और जोड़ लीजिए। एक ने कहा अगर टीवी नहीं देखते तो मजा नहीं आता ना, एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए। तो भाई साहब वो एंटरटेनमेंट तो आजकल आपको आपके फोन में मिल जाती है, राइट? फोन सबके पास है। तो कोई कार्यक्रम अच्छा लगता है, कोई समाचार अच्छे लगते हैं, और आप मानो मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, या बस में जा रहे हैं, या टैक्सी में जा रहे हैं, तो आप उस समय पर जो भी खबर सुननी है, कोई गाना सुनना है, कि ये करना है, और जो करना उस समय पर कर लो, ताकि जब आप घर पहुँचे तो आप अपना समय इडियट बॉक्स के सामने बैठ के व्यर्थ ना कर रहे हो। सो गो क्विकली टू योर बेड। रात्रिचर्या में कुछ नियम कहे गए हैं, आयुर्वेद के सूत्र है, वो ये कहते हैं कि रात्रि का जो आपका भोजन है वो 6 और 7 के बीच में हो जाना चाहिए। अगर ऐसा कर सके तो नथिंग लाइक दैट। और जब आप सोने के लिए तैयार होने लगे, तब उस समय पर थोड़ा सा एक काम ये कर सकते हैं कि अपने पैर से लेके घुटने तलक तिल का तेल हो, नारियल का तेल हो, दोनों में से कोई एक तेल, वो तेल हाथ में लिया, पैर की तली में लगाया और घुटने तक लगाया, और अच्छे से थोड़ा मालिश कर दिया। दोनों पांव घुटने तक आप मालिश कर लीजिए। तेल की एक बूंद लेकर दोनों कानों में वो ऐसे रब कर लीजिए। और ये जो नीचे का हिस्सा होता है ना हमारा, जो ईयर लोब, इस हिस्से को थोड़ा सा तेल यहाँ लगा के अच्छे से मालिश कर दें। राउंड ऐसे उंगली को घुमा लें इसके ऊपर हल्का हल्का, और इसे गोल घुमा के 2-5 बार हल्का सा इसको खींच लें। अगर हो सके तो छोटा चम्मच भर जितना तेल वो सिर के तालू में यहाँ ऐसे यहाँ पर डाल के हल्के से 5-10 बार रगड़ दीजिए। आप कहेंगे इससे क्या होगा? इससे आपकी वायु का शमन हो जाएगा। जितनी आपकी फिजिकल स्ट्रेस है, दिन भर की थकान है, जो आपको सोने में भी तकलीफ दे सकती है कि नींद नहीं आए, उस सब को ठीक करने के लिए एक बॉडी रीसेट हो जाता है। ये हल्का सा आप मालिश किया पैर से घुटने तक, सिर के तालू में, कान के नर्म हिस्से में, इतना भर करके, और रीढ़ की हड्डी सीधी करके अपने बिस्तर में ही चाहे आप बैठ जाएं। और उस समय पर बैठ के मैं आपको एक ब्रीदिंग टेक्निक अभी सिखाती हूँ, इसको आप अभी मेरे संग करें, दोनों करें आप सब लोग मिलके। रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, हाथ घुटने पे यहाँ रख लिए, और एक मुंह बंद रहे, नाक से एक गहरा श्वास भरिए और उसे मुंह से बाहर छोड़िए धीरे धीरे। ब्रीदिंग इन थ्रू द नोज बट एक्सेलिंग थ्रू योर माउथ।
नाक से सांस भरा, लंबा गहरा, और मुंह से हवा को बाहर छोड़ दिया। ऐसे फिर से एक बार सांस भरें, नाक से गहरा भरिए, छाती फूलनी चाहिए आपकी। और मुंह से बाहर छोड़ दें। ऐसा अभी सब लोग मिलके 5 बार करते हैं। सांस गहरा नाक से भरा, मुंह से छोड़ा, फिर भरे, मुंह से सांस छोड़ दें, गहरा सांस भरें, मुंह से छोड़ें। अब दोनों अंगूठे अपने कान के अंदर दीजिए, चारों अंगुलियां आंखों के सामने, और एक लंबा ओम का उच्चारण सांस गहरी भरिए। ओ हाथ चाहे तो हटा लें, घुटने पे रख लें, थोड़ी देर गहरी श्वास भरी, पूरा ध्यान श्वास पे रखें। श्वास नाक से अंदर गई, सीना फैला, पेट फूला, और फिर धीरे धीरे श्वास को हमने बाहर किया, पेट अंदर को जा रहा है, सीना नॉर्मल पोजीशन पे, दोनों नास से हवा हमने बाहर छोड़ दी। ऐसे 5-7 बार गहरा श्वास लेना, छोड़ना। देखो, और फिर आप लेट जाइए। इतनी बढ़िया गहरी नींद आपको आएगी, क्योंकि ये जो तेल से आपने घर्षण किया है, तेल वायु का शमन कर देता है। और जब हमने ये गहरा श्वास लिया, छोड़ा मुख से, और फिर ओंकार की ध्वनि करी, तो मन का, शरीर का, दोनों का तनाव आपका एकदम खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आप जब सोते हैं, नींद भी गहरी होगी, नींद भी अच्छी होगी। और जब आपकी रात्रि की नींद अच्छी होगी, तो सुबह जब आप उठेंगे तो बहुत एनर्जेटिक, बहुत ऊर्जामयी, और शरीर में एक अजब सी त्वरा के साथ आप जागेंगे। देखिए, हम ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं, बात करते हैं, शरीर को एक तनाव से गुजरना पड़ता है, मन को भी एक तनाव से गुजरना पड़ता है। और इतना तनाव जो शरीर में हमारे एकत्रित हो जाता है, ये ही शारीरिक और मानसिक रोगों को उत्पन्न कर देता है। तो सुबह जब आप उठें, तब आंसरिंग द नेचर्स कॉल शुड बी द फर्स्ट थिंग। मल मूत्र विसर्जन किया, और फिर स्नान करके, और सबसे पहले थोड़े से आसनों का अभ्यास करके, पुनः एक बार फिर से प्राणायाम का अभ्यास करना परम आवश्यक है। ये जो
आप सुबह आधा घंटा अपने आप को देंगे, ये आपके आने वाले 23.5 घंटे को अच्छा बना देगा। जब शरीर से, मन से हम स्वस्थ और ऊर्जामयी होते हैं तो हमारे लिए हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी हमारे काम हैं, हम उनको अच्छे से कर पाते हैं। और जब हम काम अच्छे से करेंगे, गलतियां नहीं होंगी। जब गलतियां नहीं होंगी तो डांट नहीं खानी पड़ेगी। डांट मालूम कब पड़ती? अब एक श्रीमान जी ने अपनी पत्नी को कहा, जरा चाय तो पिलाओ। बोले मैं तो खाना बनाने लगी हूँ रात का, अब तुम्हें चाय चाहिए? बोले नहीं, अभी दो तो चाय। कहती अच्छा देती हूँ। तो जल्दबाजी में गैस के एक चूल्हे पे दाल चढ़ा रखी, दूसरे पे उसने पानी रख दिया। अब डालना था नमक, दाल में डाल दिया, चाय वाले में, और पत्ती भी डाल दी, दूध भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी। कप में ला के पति देव को देती है। पति ने पहला घूंट पिया तो उसके मुख से सुंदर सुंदर प्रवचन निकलने लग गए। समझ रहे हो ना? बड़े सुंदर सुंदर प्रवचन निकलते हैं। फिर वो प्रवचन जब निकले तो पत्नी को बड़े जोर से गुस्सा आया। बोले मैं पागल हूं, तुम्हारे लिए काम कर रही हूं, तुमने कहा चाय दो, चाय दे दी है, तो अभी भी ऐसे बोल रहे हो, अकल करो कुछ। कह रहे अकल क्या है? तो तुम पी के देखो, ये जो तुमने बनाई है, ये क्या बनाया है तुमने? तो युद्ध छिड़ गया ना। पत्नी का मन खराब हुआ, पतिदेव का मन खराब हुआ। इनकी जंग चल रही थी। स्कूल से बच्चे आए, वो देख रहे मम्मी पापा का तो प्रोग्राम चालू हो गया, और पड़ोसी बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं, क्या बोल रही, क्या बोल रही, क्या बोली, सुना तूने, सुना तूने, अरे देख क्या बोली उसको। बोले नहीं, भोजपुरी में गाली दे गई, समझ नहीं लगी। कह रहे उसको बोलना एक बार फिर से कहे, तेरी तो सहेली, जा उसको कह एक बार फिर से बोले। बोले मार पड़ेगी अब मुझको, मैं जाके ऐसे थोड़ी बोल सकती हूँ, वंस अगेन, फिर से बोल। ये गाना थोड़ी गा रही मैं उसे बोलूँ वंस अगेन। लड़ रही है वो, गाली दे रही है, पति गाली दे रहा है, ऐसे में हम बीच में नहीं जा सकते। तो बच्चे परेशान, माँ बाप लड़ेंगे, उस घर के बच्चे सुखी तो नहीं हो सकते। अब जल्दबाजी में गड़बड़ होती है, और आपके बेचैनी, आपके पति की बेचैनी, आपके बच्चों में बेचैनी, सास ससुर में बेचैनी, पड़ोसी में बेचैनी, सारे बेचैन आत्माएं भटक रही हैं यहां पर। सच्ची बात है, जब भी मैं यहां आती हूं ना, तो देखती हूं लोगों को, तो सबके चेहरे ऐसे कसे हुए लगते हैं कि या तो लड़के आए या लड़ने जा रहे हैं, दोनों में कोई एक काम है। कोई गलती से अगर मुस्कुराता हुआ दिखते हैं तो वो दो लोग होते, या तो वो स्कूल के बच्चे हैं जो छोटे छोटे, वो हंस खेल रहे होते, और यहाँ ये लड़का लड़की जो प्रोग्राम चलता है ना, हाथों में हाथ डाले हुए चाट टिक्की पापड़ी खा रहे, बर्गर खा रहे, बड़े खुश होते। पर अभी खुश हुए तो एक झांपड़ आया कान के पीछे, मम्मी पीछे ही मिल गई, तू यहाँ क्या कर रही है, तू तो स्कूल से ट्यूशन गई थी, ये तेरी ट्यूशन चल रही है। तो उनका हंसी भी बंद हो गया, मार पड़ गई इस बात से। इतना तनाव है, इतना तनाव है, लूटम लूट चली पड़ी है सबके। कोई घड़ी भर रुक के ढंग से बात करना लोग भूल गए। एंड यू नो व्हाट, ये इतना जो तनाव है शारीरिक और मानसिक, यही तुमको रोगी कर रहा है। नॉइस पोल्यूशन के ऊपर कुछ कहती हूँ मैं। मुझे मालूम है इतना बड़ा शहर है, लोग हैं, आएंगे जाएंगे, ट्रैफिक, वेहिकुलर ट्रैफिक का आवाज़ भी होगा, लोग बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोई सामान बेच रहे, उसकी भी आवाज़ होगी। ये जो मिल के जो इतना शोर सा बन जाता है, मालूम आपका आदत हो गई है, वो अब शोर नहीं लगता है, लेकिन ये जो शोर है, इसको सुनते रहने से मस्तिष्क पर यह प्रभाव आता है कि आप इरिटेटेड हो ही जाएंगे, चिड़चिड़े जिसे हम कहते हैं। ये चिड़चिड़ापन जो इतना हमें दिखाई दे रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये जो शोर है। बिल्कुल इस शोर में सारा समय रह के हमारा मस्तिष्क
बहुत प्रेशर में आ जाता है, जिसकी वजह से इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, चिड़चिड़ापना, जल्दी गुस्सा आना, आपाक हो जाना, लड़ने को तैयार हो जाना। अब ये स्थिति जब बनती है तो उससे ब्लड प्रेशर राइज होता है, पैल्पिटेशंस होते हैं, शरीर का स्वास्थ्य भी खराब होता है, नींद भी खराब होती है, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। तो अब ऐसे में ये जो मैंने कहा ना, रात्रि को ये दोनों अंगूठा, अभी आप ठीक से एक बार दोबारा करके देखना, अगर आप अंगूठा ऐसे, अंगूठे का सिरा आपने कान में डाला, थोड़ा सा आगे की तरफ अगर आप प्रेस करेंगे तो बाहर की आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी। करके देखिए एक बार। नाखून मत गड़ा लेना कि कान से खून आ जाए। हाँ, कोई शूर्पणखा तो नहीं है। शूर्पणखा समझते हो? नख माने नाखून, स्वरूप माने बड़ा। ये जो बड़े नाखून वाली महिलाएं वो ना करें इसे, कहीं यहां से खून की धारा ही बहने लग जावे। नाखून ना होवे तो ऐसे बंद करके इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखें बाहर की आवाज बिल्कुल बंद हो जाती। हुई या नहीं? हाँ, तो समय समय में ये रात को मैंने इसीलिए कहा बहुत लाभ देगा। इट विल बी सो सूदिंग एंड सो रिलैक्सिंग फॉर योरसेल्फ। और भी बढ़िया है, आपकी पत्नी नाराज हो गई, वो बोल रही, कान में उंगली दो, ओम कुछ सुनाई नहीं देगा। हाँ, कोई जूता आ सकता है तो ये जूते का प्रसाद खा लेना। जैसे तुमको कोई बोले कूड़ा करकट की जगह पे बैठो तो आप कहोगे भाई साहब दिमाग खराब हो गए, हम कूड़े करकट की जगह में नहीं बैठेंगे। हाँ, ऐसे ही क्रोध का, चिंता का, ताने महने मारने का ये जो कूड़ा है, ये कानों के जरिए तुम अपने मन में क्यों लेके जाओ? तो कोई आपसे गाली गलौज करे, कोई उल्टा सीधा बोले, तो उस समय क्या करो? ये जो मैं कह रही हूं करके देख लेना, कुछ तो होगा इससे। या तो बहुत अच्छा होगा या जूता एक और पड़ जाएगा। पर कोई बात नहीं, अपने मन को कूड़े करकट से तो बचा लिया, ये बड़ी उपलब्धि हो जाएगी आपकी। इन एनी केस, टू calm down our mind, it is very important to cut all external noises. बाहर के हमने सब शोर को बंद कर दिया और श्वास गहरा किया, और जब हमने ओम का उच्चारण किया तो ओम के नाद से हमारे शरीर में कुछ ऐसी बायो इलेक्ट्रिक वेव्स उत्पन्न होंगी जो हृदय को भी पैसिफाई करेगी, काम करेगी, आपके ब्लड प्रेशर को भी वो नियमित करेगी, कंट्रोल करेगी, आपके दिमाग को भी वो शांत करेगी, सहजता में लेके जाएगी। और फिर भगवान नाम स्मरण करेंगे तो वो भी अच्छे से हो जाएगा। और जब दुनिया का कारोबार का कुछ काम करेंगे तो वो भी आपका अच्छा ही होगा, उसमें भी गलतियां नहीं होंगी। और उसमें भी जब आप गलती नहीं करेंगे तो आपकी उन्नति जल्दी जल्दी हो जाएगी। बिल्कुल सच्ची बात है, ये मैं देखती हूँ। अभी एक हमारा शिष्य एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था, तो उसके स्वभाव के कारण उसका बॉस उससे नाराज हो गया, तो उसने उसको बहुत अनइम्पॉर्टेंट कामों में डाल दिया। तो थोड़ा उसे बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। उसने मेरे से बात करी कि गलती तो मेरी थी, पर फिर भी बड़ा अपमान सा लग रहा है कि मेरा बॉस मेरे से अच्छा बिहेव नहीं करता और मेरे लिए एक डिसरिस्पेक्ट सी बन गई है। मैंने कहा देखो तुम एक काम करो, तुम्हारी गलती थी ये तुम मान रहे हो ना? बोले जी। मैं बस अब आप जब आप ऑफिस जाएं, टाइम लेके अपने बॉस को मिलिए और मिल के उन्हें कहिए कि सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर। मैं ऐसा कर सकोगे? कह रहे जी आप कह रहे तो करना ही पड़ेगा। अब तो मैं ना दिल से कर लूँ, मेरे कहने पे मत करो, जाके गलती स्वीकार करो और उन्हें ये कहो कि मैं आगे से कोशिश करूंगा कि मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूं। बी हम्बल, नम्र होना चाहिए। गलती भी करो और टेढ़े भी हो जाओ, अच्छी बात नहीं, तो जाओ जाके ये करो।
नेक्स्ट जब वो मुझे मिला तो मुझे कहता है गुरुमा कमाल हो गया। मैं क्या हुआ? कहते मैंने अपने बॉस को सॉरी बोला और बॉस को कहा कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, सारी गलती मेरी, आई एक्सेप्ट इट। बोले बॉस ने कहा नहीं, एक्चुअली में उसमें गलती दूसरे बंदे की भी थी, मुझे मालूम है सारी गलती तेरी नहीं थी, बट एनी हाउ योर अपॉलॉजी इज एक्सेप्टेड। और कहते हैं कि इसी सैटरडे को उनका नोट मुझे आया, मुझे उन्होंने इंक्रीमेंट दिया है 5,000 रुपीज मोर इन माई सैलरी। तो मैंने कहा फिर एक सॉरी बोलना अच्छा रहा कि बुरा? बोलो, गलती मान लेना अच्छा हुआ कि बुरा? और सच बोलना अच्छा हुआ कि बुरा? कह रहे नहीं अब तो मैं सीख गया, ना तो झूठ बोलूंगा, ना तो लड़ाई करूंगा, और अपनी गलती होगी तो स्वीकार करूंगा, और जुबान कभी खराब नहीं करूंगा। मैं ठीक है करो। ये है बात पिछले साल की। इस साल को मिला, आप कैसे हो? तो वो कह रहे हैं जी मैं इस योग्य नहीं था, पर मेरे बॉस ने मुझे एक और इंक्रीमेंट दे दिया है। मैं शुरू हुआ था 18,000 से, एक ही साल में मेरी तनख्वाह 35,000 हो गई। मैंने कहा काम? कह रहे काम तो वही कर रहा हूं। मैंने कहा फिर फर्क क्या आया, तुम बताओ मुझे। कहता है ये जो प्राणायाम किया, ये जो नम्रता से बिहेव किया, ये जो मीठा बोला, ये जो बिना गलती के अपना काम किया, ये शायद उसी की वजह से है, बट आई डोंट डिजर्व इट, बट येट आई एम गेटिंग इट। आई सेड एंजॉय, रिजॉइस व्हाट यू आर गेटिंग। जॉब करना आपका काम था, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा है, जब आप नम्र होते हैं, जब आप मीठा बोलते हैं, तो सच ये है आपसे कोई लड़ाई कर ही नहीं सकता। मैं उदाहरण देती हूँ, छोटे बच्चे देखे 4 साल 5 साल 6 साल के, ये इतने गुबले गुबले प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, हर बात अपनी मनवा लेते हैं, एक हंसी देते हैं, एक जरा सी मुस्कान देते हैं, मम्मी से भी काम करा लेते, पापा से भी काम करा लेते हैं, दादा से भी काम करा लेते, दादी से भी काम करा लेते, एक जरा सी हंसी देते हैं और प्यार से बोलते हैं, और जो वो मांगते हैं लोग फट से उसको दे देते। बच्चे ही रहो ना, काहे बड़े होते हो?